रजीम चेंज का तो मतलब है कि आपने फोर्सिबली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी हुकूमत को आपने बदल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक हुकूमत को गिराया गया। इस तरह से अदालतें खुलवाई गई, कैसे एक खौफ व हरास पैदा किया गया, इंस्टीट्यूशंस जो है उनका टेक ओवर हो गया। वोटर को, सपोर्टर को, पाकिस्तानी अवाम को मुतहर्रिक कर रहे हैं। गेम चेंजर जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें वो ज़रा थोड़े से हौसले में आई। मरीम नवाज साहब को क्रेडिट जाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना सब के सब बता रहे हैं रजीम चेंज करने का टारगेट था। वो ना ही गवर्नेंस वजह थी, बैड गवर्नेंस का कोई इशू था, और ना ही मईशत का इशू था। बैड गवर्नेंस उसके बाद उससे कहीं बढ़ गई, मईशत उससे कहीं ज़्यादा बिक गई। आपका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुका। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. RCO यानी रजीम चेंज ऑपरेशन एक फिनोमेना है। तीसरी दुनिया के ममालिक में यह दावा किया जाता है कि बड़े ममालिक छोटे ममालिक में हुकूमतों को तब्दील करवाते हैं। ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। ये दावे कितनी हद तक सदाकत पर मबनी होते हैं? छोटे ममालिक वाक़अतन दुरुस्त बात करते हैं, उनके सियासतदान अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, या वाक़अतन ये होता है? मीडिया का इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या किरदार हुआ करता है? क्या मीडिया भी रजीम चेंज ऑपरेशंस का हिस्सा हुआ करता है? और आखिरी सवाल इंपॉर्टेंट, कि मईशत की गिरावट में क्या बड़े ममालिक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद छोटे ममालिक को किसी तौर इस्तेमाल करते हैं? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #RCO, #RCO। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान में शामिल हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब साबिर शाकिर साहब। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और अपना प्रोग्राम होस्ट करते हैं जनाब डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब। आज की हमारी तीसरी मुअज़्ज़िज़ मेहमान है मोहतरमा फरीहा इदरीस साहिबा। आप सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे जनाब इरशाद भट्टी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा साबिर शाकिर साहब से होगा। इससे पहले कि हम रजीम चेंज के ऊपर बात करें, साबिर साहब ये बताइए कि आप न्यूट्रलिस्तान से दूर कुरे अर्ज़ के किसी कोने में मौजूद हैं। अब वापसी का कोई इरादा है आपका टेलीविज़न के ऊपर? इंशाल्लाह बिल्कुल वापस आएंगे। नहीं, मैं ज़रा छुट्टियां गुजार रहा हूँ, और छुट्टियां जैसे ख़त्म होंगी पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान आएंगे, टीवी ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह अपनी पेशावराना अमूर जो है बहुत अच्छे तरीके से और पहले से बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे कि अदा करें। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पाकिस्तान में जीना है, पाकिस्तान में मरना है। राइट। अच्छा साबिर साहब, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जितने लोग मौजूद हैं वो सब के सब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात वो सब कुछ देख रहे थे जो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। रजीम चेंज ऑपरेशन कितनी हकीकत है, कितना फसाना है साबिर साहब? ये इसमें फंसाने वाली तो कोई बात भी नहीं है, 100% हकीकत है। और उसमें आप भी चंद गवाहान में से एक विटनेस आप भी हैं, और डॉक्टर मोईद साहब भी हैं, मैं खुद हूँ। और जो कुछ उस रात वज़ीर आज़म हाउस में हमने देखा, और उसके बाद जो कुछ खबरें चलवाई गई ख़ास तौर पे, और 3 दिन तक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल बनाए रखा गैर एलानिया तौर पे, तो वो तो एक हकीकत है। और उस हकीकत से आप आंखें नहीं चुरा सकते। और यही वजह है कि जब वो हकीकत सामने आई और उसके जुज़ियात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी जो है उस तक ये आवाज़ पहुंच रही है, और पाकिस्तानी फील कर रहा है कि एक जमहूरियत के साथ, आइन के साथ एक मजाक किया गया, और ये बाकायदा तौर पे ये जो तहरीक अदम एतमाद का खेल खेला गया, ये ऑर्गेनिक नहीं था। ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत था, और अब उसके शवाहद जो हैं वो और बहुत सारे मौजूद हैं। और इसीलिए शायद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं और अभी तक स्टैंड लिए हुए हैं।
आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, डिजिटल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उस सब में, और फिर जो उसके बाद आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी को सलब किया जा रहा है। आप विक्टिमाइज हुए, आप खुद बाहर बैठे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, उसमें सारे दोस्त जो वहाँ पे हैं वो भी कौन सा इतनी आसानियों में हैं, उन पे भी मुकदमात भी दर्ज किए गए। तो वो इसीलिए मुकदमात दर्ज किए गए कि रिजीम चेंज ऑपरेशन पे लोगों की नजरें ना जाए से वो कभी भी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो अनफोल्ड ना हो, लेकिन वो बहुत जल्द अनफोल्ड हो गए। राइट, साबिर साहब साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे सीनियर्स में से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप इतने नेक ऑफ द आवर, आप स्टूडियोज़ भी तशरीफ़ लाए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन का जो फिनोमेना है वाक़तन ये फैक्ट है, फैक्चुअल है, या फिर इसको कॉन्स्पायर किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए? इसकी दो डायमेंशंस है ना। देखिए, रजीम चेंज का तो मतलब है कि आपने फोर्सिबली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी हुकूमत को आपने बदल दिया, ठीक। वो तो हमने देखा कि बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और एक डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक हुकूमत को गिराया गया। लेकिन जब हम उसके सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, जैसा कि दुनिया ने देखे, साबिर ने भी एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से अदालतें खुलवाई गई, प्रिजन वैन्स लाई गई, कैसे एक खौफ व हरास पैदा किया गया, इंस्टीट्यूशंस जो है उनका टेक ओवर हो गया। उसके बाद फिर जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया नई आने वाली हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, मीडिया का क्रैकडाउन हुआ, FIRs कटाई गई, लोगों को उठा लिया गया। 14, 24 और 24 तारीख को पंजाब पूरे में 4000 से ज़्यादा घरों के ऊपर या फार्म हाउसेस पे लोगों के घरों पे रेड किया गया, फिर जिस तरह का तशद्दुद किया गया, वो सब चीज़ें जो है वो क्लियर करती हैं कि ना सिर्फ है कि एक फोर्सिबली एक हुकूमत को, एक ड्यूली इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट को हटा के एक अनपॉपुलर सिस्टम को स्टिच करके बिठाया गया, तो वो तो रजीम चेंज की जो डेफिनेशन है वो तो वहाँ पे पूरी हो जाती है। लेकिन अगर रजीम चेंज से आपका मकसद है कि एक्सटर्नल डायमेंशन है, तो वो 100% इसकी एक एक्सटर्नल डायमेंशन भी है कि इसमें बाहर की ताकतें भी इन्वॉल्व हैं। इसमें हमें एक इंडो अमेरिकन प्लान जो है वो क्लियरली इसमें हमें नज़र आता है, जिसमें एक अमेरिका की और हिंदुस्तान की एक हिकमत अमली से पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत जो अनडिज़ायरेबल थी, जिसको पसंद नहीं किया जा रहा था, जिसकी पॉलिसीज़ उनको फेवर नहीं कर रही थी, बेसिस नहीं दे रही थी वो पॉलिसी, अफगानिस्तान पे कोऑपरेट नहीं कर रही थी हुकूमत, हिंदुस्तान पे एक बड़ा सख्त स्टैंड लिया हुआ था, कश्मीर के हवाले से लिया हुआ था। तो उन सब चीज़ों की वजह से उस हिकमत अमली के भी तमाम तर साइन सिम्टम हमें नज़र आते हैं। अब जब कई दफ़ा लोग उसको क्वेश्चन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो समझते हैं कि शायद प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एक डॉक्यूमेंट जो है फैक्स करना चाहिए, या उनको एक ईमेल कर देनी चाहिए, या उनको ट्वीट कर देना चाहिए कि हाँ हमने ये किया है, जो पॉसिबल नहीं, जो पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं होता। लेकिन हमें तमाम असरात नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको एक तरह से टेक ओवर कर लिया है एक्सटर्नल इंटरेस्ट ने, और पाकिस्तान के लोग खड़े हैं और जो उनके रास्ते में खड़े हैं। व्हाट अबाउट द इंटरनल फैसिलिटेटर्स? और आपने जो बात कही कि अब एक्सटर्नल फैक्टर अपनी जगह पर है, इसको साबित तो नहीं किया जा सकता फॉर श्योर, लेकिन ऑब्जर्व तो किया। देखिए, हम तो एनालिसिस कर सकते हैं ना। मेरे लेवल पे तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ शख्स ने मुझे कहा, किसी अफसर ने कह दिया है, मुझे किसी ने कोई कागज़ दिखा दिया है, या मुझे किसी ने ब्रीफ कर दिया है कि ऐसा हुआ। मैं तो उन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, मेरा तो काम है डॉट कनेक्टिंग करना। जैसे कोई ऑथर एक किताब लिखता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, तो मैंने तो 3 मार्च को इसे कहते हैं मैंने एक वीलॉग किया था। उस वक्त तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अभी करारदाद आई नहीं थी, डोनाल्ड लू का किसी ने नाम सुना नहीं था। वो तो इमरान खान साहब ने 27 तारीख को वो ख़त लहराया और उसके बाद फिर वो उसका नाम सामने आया ना, वरना वो तो उसका नाम भी नहीं किसी को पता था। तो मैंने उस वक्त ये एनालिसिस किया था कि जिस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं, इसमें हमें एक अमेरिकन प्लान जो है नज़र आ रहा है, और वो किस तरह से जब रजीम को हटाने के बाद किस तरह से उसको सपोर्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ट्रेजरी जो है वो बुलाती हैं IMF के नेथन पॉटर, मेरा ख्याल उनका नाम है, उनको वो बुलाती हैं एडवाइस करने के लिए कि भी थोड़ा सा हाथ होला रखे पाकिस्तान के लिए। आप देखते हैं कि पूरा एक चीज़ आपको पूरी नज़र आ रही है। फैटफ से हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी थी, लेकिन हमें निकालने का फैसला नहीं किया गया, अब फैसला किया जा रहा है। हिंदुस्तान में ट्रेड ऑफिस खुल जाता है, एक डेलीगेशन पुरसरार तरीके से इजराइल पहुँच जाता है। सो सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने 3 मार्च को मोरलेस कही थी और कुछ और वीडियोस में कही थी, वो सब अब नज़र आती। तो मैं तो डॉट कनेक्टिंग कर रहा हूँ। फैटफ का जो क्रेडिट है वो किसको मिलना चाहिए? वो तो इमरान खान की हुकूमत को मिलेगा फैटफ का, बिकॉज इमरान, देखिए ना, हमें फैटफ में डालने का, और जो बाकी इतने सारे लोग आ जाते हैं कैसे आ जाते हैं। देखिए ना, फैटफ का तो ये था कि फरवरी 2018 के अंदर ये फैसला कर लिया
फेटिफ की कंट्रीज़ ने कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना है। मार्च में उसका ऐलान हो गया और फिर हमें जून में उसमें डाल दिया गया। तो इमरान खान की तो हुकूमत आई है 20 अगस्त 2018 को, इलेक्शन से पहले हमें फेटिफ में डाल दिया गया था। और फेटिफ में डालने का मकसद ये था कि हमने हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की थी, जिन लोगों को सज़ाएं दिलवानी थी अदालत से, जैसे हाफिज़ सईद और लोग थे, अभी साजिद मीर की गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो फेटिफ में तासुर तो ये दिया गया जैसे हमारा बैंकिंग सर्कल में कोई बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, वो बड़ा कमज़ोर था, कंट्री के कवानीन को चेंज करना था, वो तो साइड इशूज़ थे ना। प्रिंसिपल इशू ये था कि हमें हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी, जो पिछले 4.25 बरस में बहुत मुश्किल तरीके से पूरी की। फिर लेजिस्लेशन करवाई गई उसके लिए, वो भी इंपॉर्टेंट थी। और वो लेजिस्लेशन में भी आपने देखा कि पीडीएम की 190 वोट्स थे बाकी सबके कलेक्टिवली, तो बाइकआउट कर दिया, ये चले गए, ये अपने 38 अमेंडमेंट्स ले आए नैब के हवाले से। तो ज़ाहिर है कि इसका क्रेडिट तो इमरान खान की हुकूमत ही को जाएगा और किसी को नहीं लेना चाहिए। उसूलन, फैक्चुअल और कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं, उसूलन नहीं होना चाहिए, उसूलन नहीं होना चाहिए। फरीहा इदरीस भी उन्हीं एंकर्स में से एक थी जो उस रात ये जो रिजीम चेंज, मुबैना रिजीम चेंज की बात हो रही थी, उस रात मौजूद थी। फरिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर रोशनी डाली है, साबिर शाकिर साहब ने डिटेल में बात की, कितना फैक्चुअल है ये? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग आपकी डिबेट चल रही है। इसमें अगर हम थोड़ा सा रीजनल जो डेवलपमेंट हो रही है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है बड़े लंबे अरसे से 9/11 की जंग के बाद पाकिस्तान की के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है। जब अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि अफगानिस्तान में उन्होंने एक जंग लड़नी है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान उस इक्वेशन में आया। और बहुत सारी हम उससे बहस कर सकते हैं कि कहाँ ठीक हुआ, आप उस इक्वेशन में से कभी भी निकल नहीं सके। उससे पीछे के माजी से अगर आप हटा के सिर्फ 9/11 से उठाएं तो वो एक पूरी हिस्ट्री आपके सामने है। तो अभी अगर आपको शायद सब पीछे जाएं और देखें, जैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो उस वक्त के थिंक टैंक्स थे, और यहाँ मोरी पीरजादा हैं, वो आपको बड़े अच्छी तरीके से डिटेल में बता देंगे कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से देख रहे थे। पाकिस्तान लाइक कहाँ पर उनको मसाइल थे, उन्होंने क्या क्या जो प्रॉब्लम एरियाज थे आइडेंटिफाई किए थे। हमने देखा कि जो चेंज हुआ वो अमेरिका में भी हुआ। समझती हूँ, मेरा ओपिनियन है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक टाइम था वो उस हेजमनी से या उस वापस से जिस तरफ अमेरिकन पॉलिटिक्स जा रही थी उसमें एक आप समझिए थॉ पीरियड था या एक मुख्तलिफ वक्त था जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट या वहाँ के लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। जिस वक्त चेंज हुई थी अमेरिका में तो वहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियां आई थी और पाकिस्तान के हवाले से भी तब्दीली आ गई थी वहाँ पर। अगर यहाँ पर कॉल नहीं आ रही थी, अगर यहाँ पर बहुत सारी बातें की जा रही थी, तो वो पहले से डिसाइडेड था कि आइंदा आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। मसलन उसमें 2-3 अहम पॉइंट्स हैं। भारत के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा ये देखा गया, अमेरिका में ये समझा गया कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को भारत के लेंस से देखता है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उनकी राह में रुकावट आती है। तो ये एक बड़ी उनकी थिंकिंग और भारत के आपस में ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए। और जो एज लेना है अमेरिका को विज़-विज़ चाइना, उसमें भी ये एक मसला था जो आड़े आता था। तो हमने ये पॉलिसी शिफ्ट जहाँ पे वहाँ तो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान में अब जब मैं एज ए जर्नलिस्ट देखती हूँ तो हमने एक कंसिस्टेंट पॉलिसी देखी जो कि हमें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आई। आप उसको जनरल कियानी के ईरा से नहीं, जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे अमेरिका के साथ मामला तब्दील होना शुरू हुए, फ्रॉम स्टॉन्च एलाइज तो हम एक प्रॉब्लम एरिया में आए, ग्रे एरिया में आए, फिर बहुत सारी शिकायत में आए और आहिस्ता आहिस्ता बीच में OBL भी हुआ। तो ये बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में हम जाते हुए नजर आ रहे थे। एकदम से जब हमने देखा कि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, वहाँ पे उन्होंने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट किया है, हमने देखा कि पाकिस्तान की पॉलिसी में भी शिफ्ट हुआ है। एक पेपर में ये खबर आती है कि पार्टी देने के लिए तैयार हो गया है। अब मसला ये था कि माजी में हमने ये देखा था कि वॉर ऑन टेरर के हवाले से मोर और लेस एक ही पेज पर आपको मामला नजर आए थे। पहले तो वो जनरल मुशर्रफ का ईरा था जहाँ पर ऑब्वियसली फौज, एस्टैब्लिशमेंट एंड हुकूमत इकट्ठे ही थी। पीपल्स पार्टी का टाइम था, PMLN का टाइम था। मगर जो इमरान खान साहब आ गए वो एक आप समझ लें कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स
मसला समझ लें, पॉलिटिकल इक्वेशन समझ लें, क्योंकि इमरान खान का मसला ये था कि वो हमेशा से कंसिस्टेंट स्टांस लेते आए थे अफगानिस्तान के ऊपर। वो कभी भी, और वो हुकूमत में आके भी नहीं बदला, वो प्राइम मिनिस्टर होके भी नहीं बदला। हालात बदल गए खित्ते के, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो गई, मामलात हो गए। तो अब अगर आप कनेक्ट द डॉट्स करें तो ये हो नहीं सकता कि आप नहीं समझें कि वो इम्पैक्ट द ऑड मैन आउट, उस वक्त आपको सिर्फ इमरान खान नजर आते हैं। बाकी लोगों को शायद ऑन बोर्ड लिया जा सकता था, उनसे बात की जा सकती थी। इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा तो उन्होंने खुद ही अपने आप को उस बॉक्स से आउट कर दिया। वेरी राइट। अच्छा साबिर शाकिर साहब, बोन ऑफ कंटेंशन क्या बनी है खान साहब के जाने की? बड़ा फेयर कमेंट चाहूंगा आपसे। मेरा ख्याल है बोन ऑफ कंटेंशन तो इस वक्त खुर्रम दस्तगीर साहब बता चुके हैं बहुत ही कैटेगोरिकली, और उसकी अभी तक किसी भी तरफ से तरदीद नहीं आई। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर चुके हैं, उसकी भी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। और ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज, बल्कि क्लोज क्या, वजीर दिफा जो हैं तो फिर क्लोज ही होना है, वर्किंग रिलेशनशिप भी है, पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनकी। तो जो उन्होंने बात की है कि ये जो अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसका इख्तियार इंस्टीट्यूशन को दे देना चाहिए, ये वजीर दिफा कह रहे हैं। अब इस बारे में कोई अभी तक इत्तला नहीं आई। राना सनाउल्लाह साहब भी इस तरह की बात कर चुके हैं और वो अक्टूबर में आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो बोन ऑफ कंटेंशन तो अब तक जो समझ आ रही है वो सिर्फ यही है कि असल मामला जो था वो 29 नवंबर में को जो होनी थी एक अहम अपॉइंटमेंट नए आर्मी चीफ का तकर्रुर, वो एक रीजन बनी है। और वो रीजन अभी वो रीजन बनी है या प्रीवियस एक अपॉइंटमेंट जो होल्ड की गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो भी इब्तदाई स्टेप था इस मामले के बिगड़ने का? देखिए, बिगड़ना, उनको भी वहां से चेंज करने का मकसद भी यही था ना। फिर आप अगर हम आए तो वो पोस्ट भी इसीलिए वहां से उनको हटाया गया था। वो वहां पे जो नए डीजीआई आए तो उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि ये भी बात की जा रही थी कि कोर ऑफ इंटेलिजेंस, इसको ही कोर का दर्जा दे दिया जाए। और ये भी एक फाइल मूव हुई थी एक दफ़ा, लेकिन उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और दरमियान में रह गया था मामला। तो इन इत्तलाआत की अभी तक किसी ने तरदीद नहीं की। खुर्रम दस्तगीर साहब तो बहुत कैटेगोरिकली बता चुके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे जो मामला नजर आ रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा जो बात कर रहे हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट का इख्तियार उन्हीं को दे दिया जाए। तो ये उसके लिए फिर उन्होंने मिसाल दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि जैसे जुडिशरी में होता है, तो जुडिशरी में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट है वो तो आइन में दर्ज है। तो पहले तो अमेंडमेंट करें, बजाय इसके कि टॉक शो में आके वजीर दिफा हमारे ये बात करें। और किस तो आपको लगता है कि वो अनजाने में फंस गए साबिर साहब, या उन्होंने डेलिब्रेटली वो बात कही है मैसेज देने के लिए? ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में ध्यान में रखिए कि बहुत ही वेल कनेक्टेड है, और इसमें मैंने व्लॉग भी किया है, और वेल कनेक्टेड हैं, सब कुछ हैं। तो या तो एक बात तो ये है कि या तो फिर उधर से ख्वाहिश आई है कि ये आप वजीर दिफा ये बात करें जाके और ये इख्तियार ही हमें दे दें, तो हम अगला आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो विद इन इंस्टीट्यूशन, और इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल ख़त्म कर दिया जाए मुस्तकिल तौर पर। तो दूसरी बात, एक और चीज़ भी है जो समझी जा रही है, वो ये है कि जरदारी साहब जो हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी, वो उनके सूबाई वजीर हैं सिंध के नासिर हुसैन शाह जी, वो बाकायदा तौर पे ट्वीट कर चुके हैं कि एक्सटेंशन, जनरल साहब की एक्सटेंशन के बारे में, क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए। फिर एक और भी तजवीज़ है, वो है चीफ ऑफ डिफेंस की, कि जैसे इंडिया में बिपिन रावत को मोदी सरकार ने बना दिया था, इसी तरीके से यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया जाए। ये तजवीज़ आई थी नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, जब कियानी साहब 2 टर्म पूरी कर चुके थे, तो उस वक्त भी आई थी कि इनको चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने आई थिंक लॉलीपॉप तो दिया था, लेकिन वो बना नहीं सके थे, और उसके बाद फिर नए आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए थे जनरल राहील शरीफ साहब। तो ये चीज़
इस वक्त भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि जनरल बाजवा साहब ही कंटिन्यू करें और एक्सटेंशन की सूरत में या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सूरत में। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ था, वापस जाते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब के साथ अमेरिका ने पीपल्स पार्टी मोहतरमा के साथ जो एनआरओ जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं, वो पावर शेयरिंग फार्मूला था। पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत वो ले आए। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अमेरिकन ने करवाया तो उसके बाद सऊदीज आ गए। उन्होंने कहा फिर नवाज शरीफ साहब को भी पॉलिटिक्स में एंट्री दें। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए और जैसे ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पावर कॉरिडोर में पहुंची, इक़्तिदार संभाल लिया, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ गिलानी साहब अमेरिका के विजिट पे गए। वहाँ पे इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात होती है और वहाँ से बिलाकर मुशर्रफ साहब की भी अप्रूवल ले ली जाती है कि अब इनको भी भेजें, प्रेसिडेंट जरदारी साहब आ रहे हैं। ये उस वक्त भी हुआ था। तो ये चीज वो मुझे वो सारी की सारी फिल्म जो है ना वो रिपीट होती नजर आती है, रिपीट होती हुई नजर आती है, वही नजर आ रही है जी। और अभी भी अब पीपल्स पार्टी इनको एक्सटेंशन की बात कर रही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की बात कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज उसके बिल्कुल बरक्स बात कर रही है। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इख्तियार उनको दे दें और दूसरा खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि भाई ये मामला उस वक्त का था। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम अक्टूबर में नया आर्मी चीफ लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब कुछ और खेल खेल रहे हैं, उनका कुछ और मामला है और उनके हदफ कुछ और हैं और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब उनके हदफ कुछ और हैं। आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन दिस। देखिए, एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज जो करना चाह रहे हैं सारे, देखिए ये 1990 की दिहाई से ये चल रहा है, जब से नवाज शरीफ साहब ताकतवर हुए और दूसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनको ये एहसास हुआ, बल्कि पहली दफ़ा से ही उनको एहसास हो गया कि फ़ौज जो है एक बहुत ताकतवर जो है इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पर जो सियासतदानों ने कोशिश की है, ख़ास करके नवाज शरीफ साहब ने, वो ये कोशिश नहीं थी कि फ़ौज को सियासत से अलग रखा जाए या एक सिविलियन सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो, बल्कि ये था कि फ़ौज के अंदर जो ताकत इनबिल्ट है उसे इस्तेमाल करके सियासत को कंट्रोल किया जाए। ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उन्होंने हर दफ़ा ये कोशिश की। उसके साथ उनके जो वालिद साहब थे, बड़े मियाँ साहब थे, उनकी थिंकिंग थी कि हमारा चीफ जो है वो होना चाहिए। और ये पूरी 90s की जद्दोजहद ये है कि आर्मी जो है वो अलाउ नहीं करती थी और जो भी चीफ होता था वो ज़ाहिर उसका अपना माइंड होता था। तो एक बार फिर वो कोशिश की जा रही है कि अगर ट्रांजिशन होगी नवंबर में तो जनरल बाजवा के साथ तो एक रिलेशनशिप या कंफर्ट जोन है, और अगर ट्रांजिशन होगी और एक नया चीफ आता है, वो कोई भी हो अमंग द टॉप 4 और 5, तो एक ट्रांजिशन हो जाएगी और अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस होंगे और फिर ज़ाहिर है वो अपने नए कमांडर लगाएंगे, कोर कमांडर, गैरिसन कमांडर लगाएंगे, तो एक सारा कसा जो है वो बदल जाएगा। इसलिए ये दोनों जमातें जो पिछले 48 घंटे से खबरें आ रही हैं कि PPP और PMLN ये चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा ही को परसुएड किया जाए, उनको बनाया जाए। हालांकि जनरल बाजवा के लिए बहुत मुश्किल इसलिए भी होगा कि इस दफ़ा वो कोई सिर्फ प्राइवेटली नहीं कह चुके, किसी महफिल में बाकायदा DG ISPR ने ये अनाउंस किया, मतलब ऑफिशियल, कि भी जनरल बाजवा को कोई भी परसुएड नहीं कर सकता और वो रिटायर हो जाएंगे। तो अंडर दी सर्कमस्टांसेस ये पाकिस्तान आर्मी के साथ भी बड़ी ज़्यादती होगी, जनरल बाजवा के साथ भी ज़्यादती होगी अगर उनको कोई टेम्प्ट करता है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी एक न्यूक्लियर फौज है। वैसे ऑन कार्ड्स है आपकी क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, ज़ाहिर है ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये समझाना पड़ेगा सिविल सोसाइटी को और मीडिया को कि देखिए जनरल बाजवा की 6 बरस पाकिस्तान आर्मी का चीफ रहना जो है ये बहुत इज्जत की और ऑनर की बात है। इसके बाद वो वहाँ से रिटायर हों, कोई इंटरनेशनल पोजीशन ले लें, कहीं पर भी हों, कोई रोल ले लें, वो एक और चीज़ है। उनका कंटिन्यू करना इतनी बड़ी फ़ौज के ऊपर, जो इतनी प्रोफेशनल फ़ौज है जिसमें सारे ही ऑफिसर जो हैं वो एस्पायर करते हैं कि भाई वो को कमांडर बने, वो आर्मी चीफ बने, वो बड़ा गलत होगा। अच्छा, फ़ौज जो है उसके भी एक सेंस ऑफ ऑनर है, क्योंकि ये कोई डिनेस्टी तो नहीं
नहीं है ना, ये कोई ख़ानदानी सियासी जमात तो नहीं है कि इसमें नवाज शरीफ साहब इसको हेड कर रहे हैं 20 बरस के लिए। यहाँ तो हर 3 साल के बाद एक नया चीफ आना चाहिए। तो पहले एक्सटेंशन कयानी साहब ने सिलसिला शुरू कर दिया एक्सटेंशन का, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, उन्होंने ये एक्सटेंशन दी। और अब अगर ये थर्ड टाइम इस तरह की चीज़ होती है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ना पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा, ना जनरल बाजवा के लिए उनकी लेगेसी के लिए अच्छा होगा, ना आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम पोलाइटली बहुत से लोग ये बात समझाएंगे तो ये बात समझ आ जाएगी। और सब पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है किस तरह की डेमोक्रेसी, इसके ऊपर तो कमेंट करें ना पहले। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो ऐसा ही होता है, लेकिन है ये इसको डिफाइन कर दें आम देखिए, आदमी। वैसे तो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बाहर कोई भी डेमोक्रेसी जेन्युइन या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। फंक्शनल किस्म की डेमोक्रेसीज हैं, जैसे हिंदुस्तान जो है वो एक इंक्रीजिंगली ट्रबल डेमोक्रेसी है, इलिबरल डेमोक्रेसी है जहाँ पर एक मेजॉरिटेरियन रूल है। पाकिस्तान बदकिस्मती से कभी भी डेमोक्रेसी रहा नहीं है। पाकिस्तान एस्पिरेशन है, चूँकि हमारे ईस्ट में फंक्शनल हमारी ख्वाहिश है, लेकिन हम हैं नहीं, हम बन नहीं सके। तो हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, लेकिन अभी तक हम डेमोक्रेसी बन नहीं सके। लेकिन उम्मीद पे हम हैं कायम कि हम इस जद्दोजहद के नतीजे में एक जमहूरियत बन जाएंगे। हम जमहूरियत बन नहीं सके। हमारे यहाँ एक टेम्प्रेरी तौर पर मार्शल लॉ से हम हटते हैं तो एक सिविलियन किस्म का सेटअप आ जाता है जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहना चाहता है, और दुनिया को भी ये हाइब्रिड किस्म की डेमोक्रेसी। देखिए, हाइब्रिड क्या है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि अमेरिका को और मगरब को ये कहा जाए कि जी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो हम एक ऑप्टिक्स के तौर पर एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ले आते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर या वेस्टर्न कैपिटल्स में खड़े होकर हम थोड़ा सा प्राइड के साथ कम से कम ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, तो हम एक डेमोक्रेसी हैं। असल में तो डेमोक्रेसी पूरी मुस्लिम दुनिया में शायद कोई थोड़ी थोड़ी देर के लिए तुर्की डेमोक्रेसी रहा हो या इंडोनेशिया रहा हो, कोई डेमोक्रेसी है भी नहीं मुस्लिम दुनिया में। अब इसी अगर सारी सिचुएशन को रिजीम चेंज के अंदर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो को मीडिया भी क्या इस सारे रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होता है जहाँ पर ये होती है? जी, मीडिया तो हमेशा होता है ना, बिकॉज आप एक इन्फॉर्मेशन डेवलप करते हैं ना, एजेंडा सेट भी करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं, उसके लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करते हैं। तो पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत को हटाने के लिए जो नैरेटिव शेप किया गया था वो मसलसल 2021 में देखें कि ये हुकूमत निकम्मी है, इनकॉम्पिटेंट है, महंगाई का नहीं कर रही, आलू टमाटर की कीमतें कितनी हो गई। तो एक आम आदमी को ये तासर दिया गया कि ये सारे मसाइल इसलिए हैं, इसलिए नहीं है कि पेंडेमिक है, इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं है कि डेट बहुत ज़्यादा है जो 20 साल से इकट्ठा हो रहा है, या करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हकीकत तो ये थी कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट वर्ज पे है। 9/11 से पहले भी यही सूरत हाल थी, इवन 2000। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसी में अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह आपने कहा कि खान साहब के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, क्या खान साहब को लाने के लिए भी नैरेटिव बिल्ड किया गया? जी बिल्कुल, उस वक्त भी नैरेटिव बिल्ड किया गया इस्टेब्लिशमेंट की। चूँकि देखिए ना, नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की क्रिएशन थे। सही है। 80s में वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल उनकी गोद में ही पैदा हुए, मतलब 82 है, 85 है, 88 है, उनको लाया गया और उनको इसलिए कल्टिवेट किया गया कि उस वक्त जो दर हकीकत मेन पॉपुलर फोर्स थी पंजाब में वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और खड़ा करने के लिए ट्रेडर्स की, दुकानदारों की और बिजनेसमैन की एक जमात जो है उसे कल्टिवेट किया गया, जिसमें बाद में फिर फ्यूडल्स भी जो है उसमें शामिल हो गए। तो इसी तरह से जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की और उनका अपना एक व्यू डेवलप कर गया हिंदुस्तान के हवाले से, उन्होंने ये सोचा कि मैं हिंदुस्तान से लेवरेज ले लूँ, इंडिया से और मगरब से लेवरेज ले लूँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो इस्टेब्लिशमेंट ने एक नई थर्ड पॉलिटिकल फोर्स को कल्टिवेट किया जो अदरवाइज भी खड़ी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि खड़ी नहीं हो रही थी, उसकी अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ है। यानी तहरीक इंसाफ क्रिएशन नहीं है पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की। लोग कई दफ़ा बहुत आगे चले जाते हैं और वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट की क्रिएशन है, उनका कॉन्सेप्ट है, ये कोई ड्राइंग बोर्ड से। ऐसा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन फेंका 2014 के बाद, जब उनको लगा कि नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की, अमेरिका की और हिंदुस्तान की, तो उन्होंने इमरान खान के पीछे अपना वजन फेंका। और फिर जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो अपना वजन दोबारा नवाज शरीफ के पीछे फेंक दिया। तो ये एक खासी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो बहुत देर चल नहीं सकती। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
फरिया इदरीस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सवाल करते हैं। फरिया, आप ये फरमाइएगा कि ये जो मीडिया है इसका क्या किरदार है रिजीम चेंज ऑपरेशंस में या रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी में? देखिए, जहाँ जहाँ रजीम चेंज हुई है दुनिया में, और ये बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, आप इंटरनेट पे जाकर देखें, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, तो उसका एक क्लासिक 5 स्टेप सिस्टम है जिसमें पहले हालात बनाए जाते हैं। ये बताया जाता है कि माइनॉरिटीज पे यहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है, ये बताया जाता है कि खवातीन के ये बड़े खिलाफ है, ऐसी रजीम है जो डिक्टेटोरियल है। ये वो कुछ क्लासिक बातें हैं जो आपको हर रजीम चेंज एग्जाम्पल में नजर आएंगी। और फिर उस तमाम बातों को हाईलाइट करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको इदारों की जरूरत पड़ती है जिसमें मीडिया एक है, लोगों में ये बावर कराया जाता है। और जब मैं मीडिया कह रही हूँ तो सिर्फ लोकल मीडिया नहीं होता, उसमें इंटरनेशनल मीडिया की खबरें भी बड़ी अहम होती हैं। मतलब हम जानते हैं कि कुछ ममालिक हैं जिनके हवाले से आपको इंटरनेशनल मीडिया में एक ही तरह की खबरें नजर आएंगी। आप चाहे चाइना के हवाले से उठा के देख लें, बीबीसी की कवरेज हो, या कोई और सर्टन प्रॉब्लम एरिया को देख लें, आपको बहुत कम वहां पर कोई और खबर नजर आएगी। आपको एजेंडा ड्रिवन वही खबर नजर आएगी जिसके ऊपर वो फोकस करना चाहेंगे। आप ये देख लें कि इमरान खान साहब ने बहुत प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल से किसी प्राइम मिनिस्टर को मैंने इतने इंटरनेशनल फोरम पे इंटरव्यू उनको एज प्राइम मिनिस्टर देखा है। तो हर तकरीबन इंटरव्यू में जो उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को दिया, उनसे चाइना में मुस्लिम्स के हवाले से सवाल हुआ, जो कि एक मुश्किल सवाल था, जो कि एक ऑकवर्ड मोमेंट होता था, मगर वो फोकस करके सवाल किया जाता था। तो जो माहौल होता है उसके बनाने के लिए मीडिया का बहुत ज्यादा किरदार होता है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब जुड़े हुए हमारे साथ। इरशाद भट्टी साहब, अगर आपसे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, ये फरमा दीजिएगा क्योंकि आपकी बड़ी नज़र है इसके ऊपर। ये जो महंगाई अभी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं रिजीम चेंज से? बल्कि इरशाद साहब हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, यही सवाल। साबिर साहब, साबिर भाई, आपने सवाल सुन लिया होगा। महंगाई, मईशत की बदहाली, रिजीम चेंज, ऑल कनेक्टेड सर? मईशत की बदहाली में फिर दोबारा वापस जाऊंगा। अब तो मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना सब बता रहे हैं कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था या रिजीम चेंज करने का टारगेट था, वो ना ही गवर्नेंस वजह थी, बैड गवर्नेंस का कोई इशू था, और ना ही मईशत का इशू था, बल्कि ये बैड गवर्नेंस उसके बाद उससे कहीं बढ़ गई, मईशत उससे कहीं ज़्यादा बिगड़ गई। आपका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुका। $7 अरब तो सिर्फ कल से पहले तक $42 बिलियन का वॉल्यूम था, जो कि 35 बिलियन तक आ चुका था। और कल जो क्रैश की है स्टॉक एक्सचेंज सुपर टैक्स के बाद, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अरबों रुपया नहीं खरबों रुपया कल डूबा है, सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद कि जी हम सुपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद आप पेट्रोलियम प्राइसेस देख लें, यही IMF था, यही प्रोग्राम चल रहा था, और पेट्रोलियम प्राइसेस भी 30 जून तक फिक्स थी, और अभी 30 जून नहीं आया कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा हो चुका है पर लीटर, और उसके बाद डीजल 135 रुपये पर लीटर ज़्यादा कीमत बढ़ाई जा चुकी है। ये इजाफी जो एडिशन की गई, मैं उसकी बता रहा हूँ एक्चुअल प्राइस के प्लस। फिर ये है कि बताया जा रहा है कि 17% आपका सेल्स टैक्स और 50 रुपया पर लीटर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा पेट्रोलियम लेवी वाला। तो इस तरीके से आप ये देख लें कि तकरीबन 100 रुपीज़ ये पर लीटर टैक्स और लगना है पेट्रोलियम प्राइसेस पे। तो उसके बाद ये मामला कहाँ जाएगा? IMF जो कि ये सारा प्रोग्राम उसी प्रोग्राम के साथ जो कि इमरान खान साहब, शौकत तरीन साहब उनके साथ चल रहे थे, वो सारी बहुत अच्छी चीज़ें जा रही थी। अब उसी शौकत तरीन जो कि नाहल वज़ीर ख़जाना इनके ख्याल में थे, जिसकी वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ा, उसी शौकत तरीन साहब को बुला के उनसे ब्रीफिंग ली जाती है कि आए जी हमारी मदद करें, और जो आपकी चीज़ें तय थी IMF के साथ भी इनके साथ ज़रा ताउन करें, अदरवाइज भी करें। ये कहा जाता है पीछे बैठ के ताउन करें। तो अगर वो सब कुछ इतना ही बुरा था तो फिर शौकत तरीन साहब को बुला के ड्राइंग रूम में क्या ज़रूरत थी ये उनसे राय लेने की और उनकी मदद तलब करने की। इसी तरीके से जनरल फैज़ हमीद साहब, कोर कमांडर पेशावर, उनको बुरा भला कहा जाता है और सरेआम कहा जाता है। अगर वो इतने बुरे हैं तो फिर भाई उनको ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी
पे ब्रीफिंग थी वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स को, तो उसमें फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को क्यों बुलाया गया? अफगानिस्तान का मामला हो तो उनसे मदद ली जा रही है, फाइनेंस का मामला हो तो इनसे मदद ली जा रही है, तहरीक तालिबान को संभालना है तो जनरल फैज़ हमीद। तो ये सारी चीज़ें, टारगेट कुछ और था, जो खुद अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो उसके तमाम इत्तेहादी बारी बारी बता रहे हैं। अच्छा, अब साबिर शाकिर साहब, अब ये तो आपने बड़ा डिटेल में बता दिया, अब शायद मैं इतना डीप ना जाता, लेकिन आपने बड़ा डिटेल में बता दिया। अब ये न्यूट्रल एंड रिजीम चेंज फैक्टर भी क्या कनेक्टेड है? सर इसमें देखें, अभी ये मेरा ख्याल इतना आसान काम नहीं है और पाकिस्तान को इतनी आसान रियासत नहीं है कि तरने वाला नहीं है, खुदा ना खास्ता। यहाँ पे ठीक है तो खामोशी से कोई ना कोई आप मैनेज करके चीज़ों को कोई वारदात कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझें कि स्टेट जो है वो इतनी वीक है, हमारे इंस्टीट्यूशन इतने वीक हैं कि वो सब कुछ इल्म में आने के बावजूद चीज़ों को होने दें। ऐसा होता नहीं है और उसके बाद फिर चीज़ों को संभाला भी जाए। अब मैं जरा, क्योंकि टाइम कम रह गया, तो इसी के ऊपर आपसे और फरिया से पहले तो ये बताइए कि खान साहब की स्ट्रेटजी आपको लगता है कि ठीक है? आज उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि हफ्ते को वो परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ, आज़ादी मार्च का हुआ, वहाँ से वापस चले गए, फिर वर्चुअल अपीयरेंसेस दे रहे थे मुख्तलिफ गैदरिंग्स के अंदर, अब उन्होंने एक जलसे का ऐलान किया है। स्ट्रेटजी ठीक है खान साहब की, साबिर शाकिर साहब? बिल्कुल, वो अपने वोटर को, सपोर्टर को, पाकिस्तानी अवाम को मुतहर्रिक कर रहे हैं और असल जो सारी गेम चेंज की है, गेम चेंजर जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम है। वरना तो अब तक का मेरा ख्याल है कोई नाम लेवा भी ना होता अगर पाकिस्तान के अवाम रिएक्ट ना करते और उस रात बाहर ना आते। उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें वो ज़रा थोड़े से हौसले में आई। तो इसीलिए इमरान खान साहब उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं और साथ साथ वो ये पब्लिक प्रेशर भी बरकरार रखेंगे और अदरवाइज भी चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ साबित शुदा है कि, और ये मरीम सफदर साहबा को क्रेडिट जाता है, मरीम नवाज साहबा को क्रेडिट जाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने जो सबसे ताकतवर समझे जाते थे उनको पावर टॉक्स टू पावर की स्ट्रेटजी पे, उनको टेबल पे नहीं बल्कि अपनी टर्म एंड कंडीशन पे अपनी बातें मनवाई और सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए इमरान खान साहब भी फिर वो कहते हैं कि अगर यही चीज़ है तो फिर चलें, हम भी करके देख लेते हैं। आई थिंक वो भी उसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं और मुनासिब वक्त का साथ साथ इंतजार भी कर रहे हैं। वो इसी स्ट्रेटजी पे हैं, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यही सवाल फरिया आपसे, खान साहब की स्ट्रेटजी ठीक है? जलसे का ऐलान कर दिया उन्होंने। देखिए, मेरे ख्याल से आप उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे खान साहब ने खुद ये बात बताई थी कि जिस वक्त उनकी हुकूमत चली गई थी, वज़ीर आज़म हाउस से चले गए थे, तो वो कौन सा एक मुश्किल वक्त था, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आया तो उससे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। ही वॉज सो हैप्पी कि जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया कि, और नजर भी आया, मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन संडे का एक, आपको याद होगा, पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए थे हुकूमत जाने के बाद। जब हमारे रिपोर्टर ने बताया और फिर 2-3 लोगों को हमने पता किया, क्योंकि मीडिया पे तो उसकी इतनी कवरेज भी नहीं हुई था, एकदम से लोग बाहर निकल आए थे। तो जब मैं पता करने के लिए फोन करी तो जितने लीडर्स थे पीटीआई के, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल थे, जुल्फिकार बुखारी थे और 1-2 लोग थे, इनकी आवाज से इतनी खुशी टपक रही थी कि लग नहीं रहा था कि इन लोगों की हुकूमत चली गई और मामला आए। तो ये कुछ टेक्निकल मामलात हैं जिसमें मुझे लगता है कि पीटीआई को अभी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इलेक्शन तो अब लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होंगे जितना पीटीआई चाहती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी हो, 1 साल इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इलेक्शन होने तो है, आप जो एक पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। और अभी जो पहला टेस्ट केस है वो 20 इंतखाबात हैं जो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। राइट, क्विक कमेंट, वेरी ब्रीफ। साबिर साहब, खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? सर, अगर इतना कुछ हो सकता है और ये सब के सब वापस आ सकते हैं तो फिर इमरान खान साहब का क्या कसूर है? और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब में इतनी, उनका वोट बैंक इतना स्ट्रांग है और अब तक जितने भी सर्वेज हुए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, वरना तो
अब तक अगर खान साहब की वापसी का इम्कान ना होता तो कब तक के इलेक्शन हो जाते, और सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों खड़ा किया गया कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं, बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब क्यों गए। तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और यही वो खदशा है जिसकी वजह से इंतखाबात अभी तक अनाउंस नहीं हो रहे। वेरी राइट जनाब साबिर शाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। फरिया इदरीस साहिबा इसके बावजूद कि शदीद मसरूफ़ थी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब कमिटेड थे, वो किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं ठीक से जा रहे, वरना वो स्काइप पे जुड़े होते और उनसे हम तफसीली बात करते। कंक्लूजन यही है कि छोटे ममालिक के अंदर रजीम चेंज होता है और इसकी ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, ये ऑब्ज़र्व किया गया है, इस तरह का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, प्रूफ नहीं किया जा सकता लेकिन होता ज़रूर है। पाकिस्तान इसका विक्टिम बना है या नहीं बना, इसका फैसला अवाम ने करना है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।